गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। डेली की टॉप करंट अफेयर्स की क्लास में मैं नूरू सर आपका स्वागत करता हूं। 4 तारीख है, 4 तारीख मतलब 4 फरवरी है आज, और 4 फरवरी में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है वो मैं यहाँ लेकर आ गया हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं जो बात मैं आपको हर बार बताता हूं कि अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे एनडीए के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे सीडीएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि भाई इस क्लास से रिलेटेड जो भी पीडीएफ आएगा वो सब वहीं पर आएगा। साथ ही साथ आपके एग्जाम ओरिएंटेड जितना भी कंटेंट है, फ्री कंटेंट, वो सब वहीं पड़ता है। चाहे हमारी लाइव क्लास की अपडेट हो या सीडीएस एनडीए से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, वो सब आपको वहीं मिलेगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, तो वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो फटाफट टाइम को बिना वेस्ट किए हुए टॉप करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 मेन सिंगल टाइटल? तो मेन सिंगल टाइटल जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का था वो किसने जीता? जोकोविक, सिनर, अल्कराज की एलेक्जेंडर। तो यहां पर अगर हम बात करें तो बहुत ही कड़ा और टक्कर का मुकाबला हुआ था, जिसमें जिसमें अगर हम बात करें तो भैया नोवाक जोकोविक को हराकर कार्लोस अल्कराज ने ये टूर्नामेंट जीत लिया। जिसमें अगर देखा जाए तो कार्लोस अल्कराज का ये पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन की विक्ट्री थी, और इनके साथ ही ये सबसे यंगेस्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर बन गए हैं। 22 साल 272 दिन में डॉन बूच के रिकॉर्ड को सरपास कर दिया इन्होंने, इसे ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है, हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 वुमेन्स सिंगल टाइटल? तो महिलाओं में इसका खिताब किसने जीता? ऑप्शन है अन्ना सबलेंका, एलेना रबाकीना, इगा स्विएटेक, कोको गॉफ। तो ये सब अपने आप में एक अच्छे प्लेयर्स हैं और ये कोई ना कोई टूर्नामेंट जीते हुए हैं। लेकिन इस बार का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो जीता एलेना रबाकीना ने। अभी तक आज तक इन्होंने एक भी ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट नहीं जीता था। ये इनकी जिंदगी का पहला टूर्नामेंट है, याद रखिएगा। आर्ना सबलेंका को हराकर इन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है। फाइनल में बहुत अच्छी टक्कर हुई, जिसमें 2 सेट में आर्ना सबलेंका लीड कर रही थी, उसके बाद एकदम से एलेना ने बाजी मारी और ये टूर्नामेंट जीत लिया। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन फीमेल में एलेना रुबाकिना ने ये टाइटल जीता। ये इनका मेडन ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल था, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट वाज द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026? तो सॉफ्ट पावर इंडेक्स जो होता है ये एक ऐसी कैटेगरीज की पावर जिसमें आप डिफेंस फोर्सेस के अलावा और भी चीज़ों में आपकी क्या कैपेसिटी है उसको इंडिकेट करता है। तो इसमें अभी भी नंबर 1 है यूएसए, लेकिन सरप्राइजिंगली अगर देखा जाए तो सारे के सारे देशों का जो नंबर है, जो स्कोर है, वो डाउन हुआ है एक्सेप्ट एक देश के, वो है चाइना। चाइना यहाँ पे नंबर 2 पर है, याद रखिएगा। ठीक है, टॉप 10 में नंबर 1 और नंबर 2 यही है। 10वें नंबर पे एक नया देश आ गया है, यूएई। और इंडिया की इसमें क्या रैंक है? तो इंडिया की इसमें रैंक है 32वीं। लास्ट ईयर इंडिया की रैंक 30 थी, थोड़ा सा गिरकर ये 32 हो गई है, इसे ध्यान रखिएगा। ग्लोबल जो अप्स एंड डाउन चल रहे हैं उसके चलते हर देश के साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। आउट ऑफ 100 इंडिया का स्कोर है 48, और नंबर 1 पे 75 के स्कोर के साथ यूएसए काबिज है, इसे ध्यान रखना। और नंबर 2 पर कौन है? चाइना। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच पोर्टफोलियो वर अलोकेटेड टू सुनेत्रा पवार एज अ डिप्टी सीएम? अजीत पवार जी के निधन के बाद, उनका जो प्लेन क्रैश में डेथ हुई, उसके बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार बन गई क्या? नई डिप्टी सीएम। कहाँ की? महाराष्ट्र की। और इसी के साथ इनके पास नया रिकॉर्ड आ गया, क्या? पहली महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम होने का। अब देखो, डिप्टी सीएम तो ये बन गई है, लेकिन इसके साथ इनको 3 पोर्टफोलियो भी मिले हैं। एक्साइज मिनिस्ट्री का, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री का, स्पोर्ट एंड यूथ वेलफेयर मिनिस्ट्री का। तो इसको याद रखिएगा, ये 3 मंत्रालय भी इनके पास हैं। किसके पास? सुनेत्रा अजीत पवार के पास ये 3 मंत्रालय हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। एक्साइज, माइनॉरिटी अफेयर और यूथ एंड स्पोर्ट मिनिस्ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ठीक है, हु इज एक्सपेक्टेड टू अटेंड द ब्लैक स्वान समिट इन इंडिया? है ना, ब्लैक स्वान समिट की होस्टिंग, या बोल सकते हैं मेन होस्ट को बोल सकते हैं, चीफ गेस्ट कौन बनेगा? ठीक है, ब्लैक स्वान समिट जो हो रहा है इंडिया में, इसको बोल सकते हैं, इसको इनॉर्गल करने जाएंगे हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, इसे ध्यान रखिएगा। द्रौपदी मुर्मू जी
इस समिट को भुवनेश्वर उड़ीसा में अटेंड करेंगे, इसे ध्यान रखिएगा। और द्रौपदी मुर्मू इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली यूएसए चेंज द टैरिफ रेट टू इंडिया बाय, है ना भाई, यूएसए ने इंडिया के टैरिफ रेट को कम कर दिया है ना। डावोस में जो मीटिंग हुई वहां से सारी चीजें लगभग ऑलमोस्ट चेंज होती दिखाई दे रही है। जो टैरिफ 50% था वो घट के अब कितना हो गया है, 18%। पहले 25% कम हुआ था, अब 18% पे आ गया है। तो अब इंडिया का टैरिफ कितना हो गया है, 18%। यूएस पर का इंडिया का टैरिफ रेट एकदम नॉमिनल हो गया है, जिसे ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली राफा क्रॉसिंग इज इन न्यूज, इज इन विच कंट्री। तो राफा जो आपकी क्रॉसिंग है, जो पाथ है, ये आपका बेसिकली पड़ता है दो देशों में, इजिप्ट और फिलिस्तीन के बॉर्डर पर ये क्रॉसिंग का एरिया बेसिकली, और गाजा स्ट्रिप का एरिया है, तो फिलिस्तीन में ही आएगा, इसे ध्यान रखिएगा। लेकिन देखा जाए तो इसका एक सिरा आपका फिलिस्तीन में है, दूसरा इजिप्ट में है ना। ये पूरी गाजा स्ट्रिप है। इवैक्यूएशन जोन यहाँ पर भी है, यहाँ पे एज क्रॉसिंग है जो गाजा से इजराइल को कनेक्ट करता है, और राफा जो क्रॉसिंग है वो किसको कनेक्ट कर रहा है, फिलिस्तीन को इजिप्ट से कर रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। काफी चर्चा में है और हमेशा न्यूज में रहने वाला एरिया है। द राफा क्रॉसिंग इज अ बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन गाजा स्ट्रिप एंड इजिप्ट, है ना। ये दो देशों के बीच का एरिया है, बेसिकली ये फिलिस्तीन में ही पड़ता है। इट इज ऑफ्टन इन न्यूज बिकॉज ऑफ इट्स की रूट फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड्स, इवैक्यूएशन एंड मूवमेंट ऑफ पीपल ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्विंग गाजा। तो जो मदद आ रही है, जो लोग गाजा छोड़कर जाना चाह रहे हैं, उसके लिए ये रूट यूज किया जा रहा है। लेकिन ये वॉकिंग के लिए है ना। यहाँ से कार या बाइक्स का आना जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2026 सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 4 फरवरी। तो भाई आज 4 फरवरी है, 4 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड कैंसर डे। सन 2000 से हमने इसको मनाना शुरू किया है, और इस बार की इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक, ठीक है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ए इसका आंसर है, ठीक है। वर्ल्ड कैंसर डे हम सन 2000 से मना रहे हैं। वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर हुई थी पेरिस, उसी के बाद से हमने इसको मनाना शुरू किया है, और हर साल इसकी कोई ना कोई थीम रखते हैं। ये थीम 2 साल की है, इसे ध्यान रखिएगा, 25 से 27 तक चलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा यूनिक और अलग सा क्वेश्चन है। अलग सा क्यों है भाई, क्योंकि बात हो रही है दलाई लामा की, और इनको मिला कौन सा अवार्ड है, ग्रैमी अवार्ड है। तो अब क्या हो रहा है कि भाई लोग बड़े कंफ्यूज है, ग्रैमी तो म्यूजिक में दिया जाता है, दलाई लामा एक स्पिरिचुअल लीडर है, ये कैसे जोड़ बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है। दलाई लामा को उनके किस काम के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा। लेकिन अब क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, है ना। अब देखो ग्रैमी अवार्ड अभी दिया गया और कई सारे लोगों को दिया गया, म्यूजिक की फील्ड में दिए जाने वाले बड़े अवार्ड में से एक है ना। और अगर हम बात करें तो इसमें लेडी गागा हमेशा अवार्ड की कैटेगरी में आगे बढ़ती रहती है और कई सारे अवार्ड पा चुकी हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक नया नाम आ गया दलाई लामा का। तो दलाई लामा को किस फील्ड के लिए, किस चीज के लिए ये अवार्ड मिला, तो म्यूजिकल एल्बम के लिए, पीस स्पीच के लिए, नरेशन ऑफ एन ऑडियो बुक, डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए। तो देखो फिल्म तो यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे होगा नरेशन ऑफ एन ऑडियो बुक। इन्होंने एक ऑडियो बुक निकाली जिसके लिए इनको ये ग्रैमी अवार्ड दिया गया, बड़ा फेमस रहेगा आने वाले टाइम में भी, है ना। इनका जो एल्बम है ऑडियो बुक का, उसका नाम है इनर वर्ल्ड। इसके अंदर इनकी टीचिंग्स बताई गई हैं, ठीक है, मंत्र बताए गए हैं, और माइंड को पीसफुल स्टेट में ले जाने के लिए बहुत सारे अलग अलग बोल सकते हैं चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है, ताकि आपकी जो इनर पीस है वो आपके अंदर स्टेबलाइज हो जाए, है ना। तो ये चीज़ जो है ये इन्होंने की। दलाई लामा जो कि स्पिरिचुअल लीडर माने जाते हैं, ये एक पोस्ट होती है दलाई लामा की, और ये जो दलाई लामा है किस नंबर के हैं, 14 नंबर के हैं, जो 90 एज के, 90 में चल रहे हैं, और इन्होंने अभी रिसेंटली ये अवार्ड पा लिया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलो अब बढ़ते हैं आज के आखिरी और अंतिम क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम क्या है ना। वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल मनाया जाता है बेटा, और हर साल ये हम कब मनाते हैं, इस वर्ल्ड वेटलैंड डे की शुरुआत और इसकी क्रोनोलॉजी को याद रखिएगा, क्योंकि ये अक्सर क्या होता है आपके पेपर में आता है। देखो हुआ क्या, 2 फरवरी को, 2 फरवरी 1971 में क्या हुआ, एक समिट हुई। इस समिट का नाम था बेटा रामसार समिट, है ना। रामसार समिट जो थी ये कहां पर हुई, ये हुई आपकी ईरान में।
और ये किस चीज़ के लिए हुई, ये हुई वेटलैंड के लिए। तो तब से यहाँ पर वेटलैंड डे की शुरुआत मान ली गई, कब, 2 फरवरी, है ना। तो 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे क्यों मनाते हैं, क्योंकि वेटलैंड डे के लिए या वेटलैंड की बोल सकते हैं कंजर्वेशन के लिए पहला समिट इसी दिन हुआ था। अब रामसार समिट कहाँ पे हुआ, ईरान में हुआ। एक क्वेश्चन ये बन सकता है आपके पेपर के लिए, इंपॉर्टेंट है। अब उसके तहत दुनिया भर में वेटलैंड रिकॉग्नाइज होने लगे। वेटलैंड के मामले में टॉप नेशंस में आता है अपना इंडिया, है ना। टॉप नेशंस में आता है भाई अपना इंडिया। और इंडिया में अभी रिसेंटली, है ना, इंडिया ने 1982 1 फरवरी 1982 में वेटलैंड रामसार साइट्स में ऐड हो गया था, है ना। और जिसके तहत रामसार साइट इंडिया में लगातार बढ़ती चली जा रही है। 2014 की अगर हम बात करें तो एक टाइम था 2014 इंडिया के पास सिर्फ 26 वेटलैंड साइट थी, जो पेपर में अक्सर क्वेश्चन बनाती है। लेकिन आज के टाइम में 2028 में आए तो ये कितनी होगी बेटा, 98 हो गई है। अब ध्यान से देखो कि भैया परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 276% इसमें क्या हो गया है, चेंज हो गया है, जो कि बहुत बढ़िया चेंज है। और अगर देखा जाए तो इस 98 साइट्स में इंडिया की सबसे बड़ी वेटलैंड कौन सी है, तो ये कई बार क्वेश्चन आता है फैक्चुअल फॉर्म में, तो इसे ध्यान रखिएगा। उसमें नाम आ जाएगा आपका किसका, सुंदरबन का। किसका, सुंदरबन। सुंदरबन एक वेटलैंड साइट है। अगर कोई आपसे पूछे सबसे छोटी कौन सी है ना, तो छोटी की अगर हम बात करते हैं तो उसका नाम हो जाता है रेणुका, है ना। सबसे पहली कौन सी है ना, फर्स्ट आपकी थी कौन सी बेटा, चिल्का थी। इसे याद रखिएगा, चिल्का। और अगर हम बात करते हैं सबसे लंबी, दैट इज वेम्बनाड। तो इसे ध्यान रखिएगा, इस तरह की छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं और पेपर में आती रहती हैं। देखो अभी देखा जाए तो इस बार की थीम क्या, अच्छा थीम तो हम देखा ही नहीं हम लोगों ने, थीम की बात कर ले तो थीम क्या थी इस बार की थीम थी वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। याद रखिएगा, इस बार की थीम है वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज, ये इस बार की थीम है। अब अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में वेटलैंड्स की कोई कमी नहीं है। सबसे ज़्यादा टोटल वेटलैंड में 98 वेटलैंड अभी करेंटली चल रहे हैं आज की तारीख में। तो इसमें सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के पास है, फिर यूपी के पास है, इसे याद रखिएगा। तमिलनाडु के पास 20 वेटलैंड है, तो यूपी के पास कितने हैं भाई, 11 हो गए। अभी रिसेंटली जो 2 नए वेटलैंड ऐड हुए उसमें से एक उत्तर प्रदेश का ऐड हुआ है, ठीक है, पटना वेटलैंड, है ना। पटना वेटलैंड जो है वो ईटा में है, यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है एटा में पड़ता है, इसे ध्यान रखिएगा। और अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वेटलैंड कहाँ पे, तमिलनाडु में है, ठीक है। और काफ़ी सारे वेटलैंड ऐसे हैं जो आपके पेपर में बार बार कई बार क्वेश्चन बनाते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। ये पूरी लिस्ट मैंने दे दी है, इनको आप देखकर याद कर सकते हैं, है ना। पिछले साल ही काफ़ी सारे वेटलैंड ऐड हुए थे, इस साल भी बहुत सारे ऐड होते जा रहे हैं। तो वेटलैंड से कई सारे क्वेश्चन आपके पेपर में लगातार बन रहे हैं और आगे भी बन सकते हैं, तो इसके इन एंड आउट आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा ये इन्फॉर्मेशन। चलो फिलहाल आज के लिए हम इतना ध्यान देते हैं, फिर मिलेंगे कुछ और नई करंट अफेयर्स के साथ, कुछ और नई कंटेंट के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।